हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं बिहार सामान्य ज्ञान को। और ये अपडेटेड बुक है 2022 की, तो जो भी डेटाज आपको इसमें मिलने वाले हैं वो अपडेटेड ही मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको करंट अफेयर भी कराई जाएगी। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम बिहार के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सामान्य परिचय यानी कि इस राज्य का गठन कैसे हुआ है, इसकी भौगोलिक रूपरेखा क्या है, स्थापना कब हुई है, कैसे कैसे क्या हुआ है, जिला संबंधी चर्चा करेंगे हम लोग। प्रशासनिक रूपरेखा के बारे में जानेंगे, यहाँ की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। पूरी जलवायु कैसी है बिहार की, सिंचाई संबंधी बातें करेंगे हम लोग। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। बिल्कुल चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही बताई जाएगी जैसे एज इट इज़ इसमें दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको स्टोरी सुनाऊंगी, आप स्टोरी की तरीके से सुनिएगा। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें, जब स्टोरी चीज़ों की समझ में आ जाती है ना, तो फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है। तो स्टोरी ही है, तो स्टोरी के तरीके से आप ध्यान से इसको सुनिए और सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड से बिहार सामान्य ज्ञान। और ये जो आपकी बुक है वो बीपीएससी सहित बिहार एसएससी सीजीएल बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये। और ये रिवाइज्ड अपडेटेड 4th एडिशन है ये ग्राउंड का। और इसके साथ ही ये सारे एग्जामिनेशन के लिए है ही, और पीटी के साथ साथ मेंस आपके कवर हो जाएंगे। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको बिहार स्पेशल के लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करंट अफेयर को छोड़ करके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार की सामान्य परिचय के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 6 पेज है इसमें। तो सामान्य परिचय आज हम लोग कवर करेंगे। कल हम लोग बिहार के इतिहास को पूरा ही जानेंगे। पूरे बिहार का मध्यकालीन इतिहास जो रहा है, बिहार का ऐतिहासिक रहा है, जो आधुनिक इतिहास रहा है, और प्राचीन इतिहास तो पूरा है ही। सारी चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे बिहार के इतिहास का, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, मुगल कालीन बिहार, आधुनिक काल में, ये सारे ही टॉपिक आपके कवर होंगे इसमें। वो भी कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। बिहार का काल क्रमानुसार विवरण पढ़ेंगे हम लोग। बिहार के भूगोल के बारे में ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। जनगणना 2011 के बिहार के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूरी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसको कवर किया गया है और उसको अपडेट भी किया गया है। फिर बिहार की राज्य व्यवस्था को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पूरी वित्त व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, सारी चीज़ों को। बिहार की समाज एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर कैसा, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। भाषाएँ, शैल चित्र, फिर विविध प्रसंग भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि किस तरीके से बिहार झारखंड का विभाजन हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, बाढ़ की क्या समस्या हुई, सारी चीज़ें बिहार का जो विविध है उसको कवर करेंगे। उसके बाद इसमें जो एब्रीविएशंस दिए हुए हैं वो सारे ही एब्रीविएशंस इसमें दिए हुए हैं A to W तक, Z तक नहीं होता है, W तक ही होता है। तो A to W तक पूरा ही एब्रीविएशन इसमें दिया हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं 2-3। और उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे लास्ट में। मॉडल पेपर इसमें 8 दिए हुए हैं पूरा सेट, तो 8 सेट हम लोग कवर करेंगे। 8 ही सेट को हम लोग ये सारी चीज़ों पढ़ने के बाद हम लोग उसे प्रैक्टिस करेंगे। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लगभग पूरे ही क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ एक बार ही इस बुक को पढ़ने के बाद। तो आइए बिहार के सामान्य परिचय हम जानते हैं। तो इस राज्य का नाम है जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं वो है बिहार। किस तरीके से इसका नामकरण हुआ है। बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों, मठों, शिक्षण केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध था। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम सिर्फ पढ़ेंगी पढ़ाएंगी, मतलब समझाइए। तो अब इसमें आप ये बताइए कि क्या आपको नहीं समझ में आ रही है कि चीज़ें क्या है, किस लिए ये प्रसिद्ध था। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ों को समझाया जाता है। जहाँ पे चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे किसी को समझने समझाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हाँ, जहाँ पे आपको क्लियर करने की होगी वो मैं करूँगी। तो तत्कालिक समय में बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा थी। पहले तीर्थ यात्रा होती थी, दर्शन यात्रा होता था, जिसको क्या कहा जाता था, विहार कहते थे। पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा यानी तीर्थ को विहार कहा जाता था। बौद्ध काल से पूर्व काल जैन कालीन बिहार में भी विहार करने की प्रथा थी, यानी तीर्थ यात्रा, दर्शन यात्रा करने की प्रथा थी। जो 24वें तीर्थकर थे महावीर, उन्होंने मगध, वैशाली, अंग, विदेह के चैत्यालयों का विहार किया था, यानी दर्शन यात्रा की थी। मगध, वैशाली, अंग, विदेह के
तत्कालिक जैन श्रावक भी इन क्षेत्रों में विहार करते थे। विहार करने की जो प्रथा थी वो बौद्ध काल में ही बनी रही थी। आज जहाँ पे बिहार शरीफ है, वहाँ पे 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय मगध सम्राट गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार शरीफ जो है वहाँ पे 8वीं शताब्दी में सम्राट गोपाल, जो कि पाल वंशीय मगध थे, इनके द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 में इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने उदंतपुर दुर्ग, जिसे कि हिसारे बिहार कहा जाता था, उदंतपुर दुर्ग तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों, मठों, चैत्यालयों, संघारामों आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ये जो क्षेत्र था ये तीर्थकर महावीर और गौतम बुद्ध की कर्मस्थली भी रही थी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में स्थापित किया था। बख्तियार खिलजी ने बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का एक सहायक था। किसका? मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था, जो कि सेनापति था अवध क्षेत्र का, बनारस और अवध क्षेत्र का। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध विहारों को तुर्क मुसलमानों ने अर्जे विहार की संज्ञा दी थी। अर्जे बिहार की संज्ञा दी थी। अर्जे बिहार यानी विहारों की भूमि। बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत याहया मनेरी को वहाँ पे निवास कराया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। किसको? फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत याहया मनेरी को। इसके पश्चात सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी, वाउद्दीन, तैमुल्ला सफेदवाज शाह कंगन आदि सूफी संतों ने वहाँ पे निवास किया था। किन किन लोगों ने? मखदूम सरफुद्दीन मनेरी ने, वाउद्दीन, तैमुल्ला सफेदवाज ने और शाह कंगन, वहाँ पे इन्होंने निवास किया था। इसके बाद तुर्क शासनकाल में ये एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा था। सूफी संतों के निवास स्थल को क्या कहा जाता था? शरीफ शब्द से अलंकृत किया जाता था, जो कि सूफी संतों का निवास स्थल होता था। अरबी शब्द शरीफ का अर्थ है प्रतिष्ठित जन आदि, जैसे कि कुरान शरीफ, मक्का शरीफ आदि। ये शरीफ जो है इसका मतलब होता है क्या? प्रतिष्ठित। तुर्क शासनकाल में अर्जे विहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा था। बिहार नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मिन्हाज उस सिराज द्वारा 1203-4 में लिखी गई पुस्तक तबकाते नासिरी में मिलता है। तुर्क शासन काल में ही प्रशासनिक मुख्यालय विहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा था। विहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा था तुर्क शासन काल में प्रशासनिक मुख्यालय को। तुर्क शासन काल में ही जो प्रशासनिक मुख्यालय होता था उसको विहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा था, और ये बाद के शासन काल में भी बनी रही थी। इसके बाद 1541 में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना में स्थानांतरित कर दिया। कब स्थानांतरित हुआ? 1541 में स्थानांतरित हुआ। किसने किया? शेर शाह ने किया, बिहार शरीफ से पटना में। पटना को राजधानी बनाने की जो चर्चा थी वो अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख़ दाऊदी में मिलती है। अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख़ दाऊदी में मिलती है कि पटना को राजधानी किस तरीके से बनाई गई। लेकिन शेर शाह का शासित क्षेत्र बिहार ही कहलाता रहा। विद्यापति के द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कृतिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबाए बिहार की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा? सूबाए बिहार की संज्ञा दी गई।
बिहार सूबा, सूबा यानी प्रांत, बिहार प्रांत के लिए एक सूबेदार का पद भी सृजित किया गया था। सूबेदार बिहार सूबा का प्रमुख होता था। सूबेदार जो होता था वो बिहार प्रांत का प्रमुख होता था। सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी जो मिली थी वो 12वीं सदी की अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जूज़जानी की पुस्तक तबकाते नासरी से होती है। तबकाते नासरी से होती है। कहाँ से मिलती है इसकी जानकारी? तो अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जूज़जानी की पुस्तक तबकाते नासरी से होती है। एक तो पुस्तक, ऊपर से इन लोगों के नाम मतलब इतने बड़े बड़े नाम होते हैं और पुस्तक होते हैं कि इन्हें याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पटना को राजधानी बना करके जिस बिहार सूबा का निर्माण शेरशाह ने किया था, उस प्रांत का जो विस्तार है, उस विस्तार को करते हुए अकबर ने सूबाई बिहार का एक परिचय परिपक्व नक्शा के द्वारा तैयार करवाया था। कंपनी शासनकाल के दौरान भी सूबा शब्द का ही प्रयोग रहा था, मतलब प्रांत को सूबा ही कहते थे कंपनी शासनकाल के समय में भी। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के समय से सूबा को प्रांत कहा जाने लगा था। कब से? स्वतंत्रता आंदोलन के समय। तो अब तो हम लोग रूपरेखा समझ लिए कैसे इन बिहार का नामकरण हुआ। उसको पहले प्रांत कहते थे, सूबा कहते थे। सारी चीज़ों के बारे में हमें बड़ा ही स्पष्टीकरण से जानकारी हुआ है। अब हम जानेंगे कि आधुनिक बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ। मुगलों की शासन व्यवस्था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई, तब कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिला करके एक संयुक्त प्रांत का गठन किया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिला करके, और कलकत्ता को देश की राजधानी बना दिया। किसको? कलकत्ता को। इससे बिहार में साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। वे बिहारियों के प्रति भेदभाव बरतने लगे, जिससे कि शिक्षित बिहारियों में प्रतिक्रिया हुई। बिहार बिहारियों का है, इसकी भावना प्रबल हो उठी। अब बंगाली लोग कैसे इस पे अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे? जाहिर सी बात है। तो बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी आंदोलन शुरू हो गया। दूसरी ओर बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी आंदोलन के कारण अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, बंगाली हिंदुओं को करने के लिए, बंगाली जो हैं वो हिंदुओं को चोट करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन भी कर दिया था, जिसको क्या कहते हैं? बंग भंग आंदोलन। कब हुआ ये विभाजन? 1905 में हुआ, कर दिया। बंगाली हिंदू क्रांतिकारी को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार बंगाल विभाजन के लिए इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिया। बंगाल बिहार का विभाजन करने के लिए बंगाली क्रांतिकारियों के प्रभाव से चल रहे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी भावना पर अंग्रेज अंकुश करना चाहते थे। जो उनमें स्वदेशी भावना उत्पन्न हो रही थी, उस पर अंग्रेज क्या करना चाहते थे? अंकुश करना चाहते थे, ठीक है, रोक लगाना चाहते थे। इसके बाद 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। मतलब यहाँ पे बंगाल तो नहीं, लेकिन हाँ उड़ीसा शामिल थी। इसको क्या? बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई 1911 में। तो किस तरीके से स्थापना हुई? कब स्थापना हुई? स्थापना दिवस था 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने संबंधी विधिवत घोषणा की गई, यानी अधिसूचना जारी की गई। इसीलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस
मनाया जाता है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाई जाती है स्थापना दिवस बिहार की? 22 मार्च को मनाई जाती है। कब हुआ था ये स्थापना? 1912 में हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अलग करने के बाद 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में आ गए। 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों ही। उड़ीसा के सरायकेला खरसावा जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। उड़ीसा के सरायकेला खरसावा जिले को कब? मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा था। 1956 को 3166 वर्ग मील भूमि किसको? पश्चिम बंगाल को। वो बांग्ला भाषी क्षेत्र थे। कौन कौन से? धनबाद के चास थाना को छोड़ करके संपूर्ण पुरुलिया जिला, मानभूम के चास थाना के पूर्वीय भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वीय भाग, इन सबको हस्तांतरित आबादी इनकी जो थी, इन सारे भागों को मतलब किया गया। कौन कौन से क्षेत्र थे? तो धनबाद का क्षेत्र था और आपके इस्लामपुर का और किशनगंज का। इसके बाद इनकी आबादी कितनी थी? 14,46,385। 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के 79,740 किलोमीटर स्क्वायर पर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, यानी 46% भाग राज्य पर। इस तरह से 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप है। 15 नवंबर 2000 से जो अब बिहार है वो कब हुआ? 15 नवंबर 2000 से। अब हम जानेंगे किस तरीके से गठन हुआ इस राज्य का, कैसे कैसे अलग, बिहार अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, फिर एक संयुक्त प्रांत से अलग होकर के सब अपना अलग अलग रूपरेखा हो गई सबकी। अब हम जानेंगे इसकी भौगोलिक रूपरेखा क्या है। अवस्थिति, बिहार की अवस्थिति क्या है? ये भारत के उत्तर पूर्वीय भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। इसकी भौतिक स्थिति है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वीय देशांतर तक इसकी भौतिक स्थिति है बिहार की। ज्यामितीय आकार की बात करें तो बिहार जो है वो कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो 173 फीट है। अगर मीटर की बात करें 53 मीटर है। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको आप हेक्टेयर में जानना चाहें तो 93.4 लाख हेक्टेयर है क्षेत्रफल बिहार का। कितने प्रतिशत है बिहार के, भारत के कुल बिहार? 2.86% बिहार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो 2.86% है बिहार का। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बिहार जो है वो 13वां है बिहार का स्थान। तेलंगाना राज्य गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का जो स्थान है वो 13वां हो गया है। इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। कैसी है? उत्तर से दक्षिण है इसकी लंबाई। चौड़ाई है 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। ग्रामीण क्षेत्रफल है बिहार का जो वो
92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर है। 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है बिहार का। अब हम जानेंगे बिहार की सीमाओं के बारे में। कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं बिहार से? उत्तर में लगती है नेपाल, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में आपका बिहार से सटे झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और उत्तर में है पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब हम जानेंगे बिहार की राजकीय प्रतीक कौन कौन सी है। बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा है हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय वृक्ष है बिहार का पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा फूल और राजकीय मछली कौन सी है? मांगूर मछली है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा है हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा का फूल और राजकीय मछली है मांगूर। अब जनसंख्या संबंधी बात करेंगे हम। कुल जनसंख्या है बिहार की 10,40,99,452। ये जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। ये पृष्ठभूमि, ये आंकड़े कुल जनसंख्या बिहार की। देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है बिहार। जनसंख्या के आधार पर बिहार जो है वो तीसरे स्थान पे है और पूरे देश में स्थान, यह आपका जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में जो स्थान है बिहार का वो तीसरा स्थान है और देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.60% है। तो कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, शिशु कितने हैं, नागरिक जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, दशकीय वृद्धि दर कितना होता है बिहार का, सर्वाधिक दशकीय स्थान कौन सा है। पुरुष हैं 5,42,68,157 पुरुष जनसंख्या है। महिला जनसंख्या है 4,98,21,295। शिशु जनसंख्या यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो उनका स्थान 17.6% बच्चे हैं बिहार में। 1,91,33,964 शिशु हैं। नगरीय जनसंख्या है बिहार की 11.3%। परसेंटेज में ध्यान रखें क्योंकि परसेंटेज ही पूछता है ज़्यादातर। 1,17,58,016 जो आपकी नगरीय जनसंख्या है और 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि दर कितनी होती है बिहार में? मतलब 2001 से 11 तक 25.4% दर्ज की गई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है। कितना है यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर? 31.01%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है? सर्वाधिक है मधेपुरा, न्यूनतम है गोपालगंज 19%। लिंगानुपात कितना है पुरुष के मुकाबले महिला का? तो 1000:918 है। 1000 में अनुपात है महिलाओं का 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है बिहार में वो गोपालगंज है। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप वृद्धि दर वाली बात नहीं हो रही कि सर्वाधिक वृद्धि वाला दशकीय वृद्धि वाला जिला, तो आपको ध्यान है कि मधेपुरा है और न्यूनतम गोपालगंज है, लेकिन यहाँ पे लिंगानुपात की बात हो रही है तो गोपालगंज है। कितना लिंगानुपात है? 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है 846। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। अब जनघनत्व की बात हो रही है। जनघनत्व बिहार का जो है वो 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। जनघनत्व 1106। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। 1106 आपने जाना है। शिवहर जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है कितना है? 1880।
सर्वाधिक शिवहर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर। कितना? 488। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है बिहार में? पटना में है सर्वाधिक जनसंख्या। यहाँ पे आपका 58,00,000 टोटल पटना में 58,38,465 जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या है पटना में। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है बिहार में? शेखपुरा है। यहाँ पे 6,36,342 जनसंख्या है। अब साक्षरता दर के बारे में जानेंगे। साक्षरता दर जाहिर सी बात है बिहार है तो 61.8% साक्षरता दर है वहाँ पे बिहार का, जिसमें से पुरुष 71.2%, महिला 51.5%। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार सबसे नीचे 35वें स्थान पर है। सर्वाधिक स्थान किसका है? रोहतास का, वहाँ पे 73.4% साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है कौन सा? रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया, 51.1% पूर्णिया में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास ही है सर्वाधिक पुरुष वाला, 82.9%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया ही है। ध्यान रखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है और न्यूनतम पूर्णिया में, लेकिन पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा रोहतास में है और न्यूनतम पूर्णिया में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है, लेकिन यहाँ पे चेंज ये है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दर पूर्णिया नहीं, सहरसा है, 41.7%। अब बात जानेंगे हम लोग अनुसूचित जाति के बारे में। 1,65,67,325 ये इसमें इतनी अनुसूचित जातियां हैं बिहार में, जिसमें से 46,06,253 पुरुष हैं और महिला आपके 61,072 है। ये अगर सिर्फ प्रतिशत में आपको ध्यान रखनी है, इसमें कुल जनसंख्या की 15.9% है अनुसूचित जाति पूरे जनसंख्या की, 15.9%। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? इसमें से गया है। वहाँ पे अनुसूचित जातियों की संख्या है 30.4%। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पे है? किशनगंज में, 6.7%। अब अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे। अनुसूचित जनजाति 13,36,573 है बिहार में, जिसमें से 13,76,573 है, जिसमें से पुरुष की बात करें 6,82,516 पुरुष हैं और 6,54,057 आपकी महिला है। कुल जनसंख्या में बात करें अनुसूचित जाति की तो 1.3% अनुसूचित जनजाति बिहार में निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला नहीं पूछ रहा, जाति कौन थी? गया में सर्वाधिक थी, न्यूनतम थी किशनगंज में। अनुसूचित जाति वाला जनजाति वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है, 6.4%। अब शहरों की संख्या बिहार में कितना है? तो 199 शहर हैं बिहार में। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे हुआ है? तो पटना में है, 43.1%। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाला जिला अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे पटना है, जाहिर सी बात है, 43.1%। और न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर और बांका है। ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर तथा बांका 3.5% वहाँ पे नगरीकरण की प्रतिशतता है। 1 लाख से
अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 26। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो 26 पूरे ऐसे नगर हैं जहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। और महानगर कौन है? एक है बिहार में, कौन सा? पटना। तो ये हमने पूरा जनसंख्या संबंधी जानकारी बिहार से ले लिया है। अब हम जिला संबंधी बात करेंगे। बिहार में कितने ज़िले हैं? पूरे 38 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं बिहार में? भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है, गया है, नालंदा है, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान व गोपालगंज। पूरे 38 ज़िले हैं बिहार में। सबसे बड़ा ज़िला जो है बिहार का है वो है पश्चिम चंपारण, सबसे बड़ा ज़िला। और सबसे छोटा ज़िला है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा ज़िला है पश्चिम चंपारण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है शिवहर। सबसे बड़ा ज़िला है पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा ज़िला है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है पश्चिम चंपारण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है शिवहर। तो अब हम जिला संबंधी भी जानकारी ले ली, प्रशासनिक जानकारी लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। उच्च न्यायालय है बिहार का पटना में। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे प्रमंडल है? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर व भागलपुर। पूरे 9 प्रमंडल है बिहार में। पटना प्रमंडल के जिले कितने हैं? 6 जिले हैं पटना प्रमंडल के। कौन कौन से? पटना एक है, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा कैमूर, ये पटना प्रमंडल के जिले हैं। प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर। मगध प्रमंडल के जिले कितने हैं? पटना प्रमंडल के तो 6 हैं, मगध के कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल मगध प्रमंडल के 5 जिले हैं। सारण प्रमंडल के 3 जिले हैं। कौन कौन से? गोपालगंज, सारण और सिवान। गोपालगंज, सारण और सिवान। तिरहुत के कितने प्रमंडल हैं? तिरहुत प्रमंडल के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से? सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। दरभंगा प्रमंडल के कितने जिले हैं? दरभंगा प्रमंडल के 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। अब तक 3 जिले आपके सारण के 3 जिले हैं और आपके दरभंगा प्रमंडल के 3 जिले हैं। तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले हैं और पटना प्रमंडल के 6 जिले हैं। इसके पहले आपने दरभंगा भी पढ़ा है, मगध पढ़ा है आपने ना? हाँ, मगध ही पढ़ा है। मगध प्रमंडल के कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल के 3 जिले और किसके थे? सारण प्रमंडल के भी थे। दरभंगा के कौन कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है। कोसी प्रमंडल के भी 3 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। सारण के, दरभंगा के, कोसी के, ये 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा 3 हैं। पूर्णिया प्रमंडल के 4 हैं। कौन कौन से? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार है। मुंगेर प्रमंडल के भी 6 हैं। पटना के भी 6 है, मुंगेर प्रमंडल के भी 6 है। मुंगेर में कौन कौन से प्रमंडल हैं? कौन कौन से जिले हैं? आपका मुंगेर है एक, तो जमुई है, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय है। ये टोटल मुंगेर प्रमंडल के 6 हैं। तिरहुत के भी 6 पढ़ा आपने, पटना के भी 6, मुंगेर के भी 6 हैं। 3 कहाँ के आपके? दरभंगा के हैं, आपके कोसी के हैं और भागलपुर प्रमंडल के 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो प्रमंडल 9 है। अनुमंडल बिहार में कितने हैं? 101 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 534 हैं। नगर समूह कितना है?
समूह कितने हैं नगर के? 14 हैं। कौन कौन से नगर समूह है बिहार में? एक तो पटना है, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर और छपरा। टोटल नगर समूह की संख्या है 14। ठीक है। और अनुमंडल कितना है? 101 मंडल है। 9 सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 534 है। अब गांवों की संख्या कितनी है? 29,073 गांव है बिहार में। ठीक है। पुलिस जिला है बिहार में 44, 40 सिविल पुलिस जिला और 4 रेलवे पुलिस जिला। पुलिस स्टेशन है 853। 853 पुलिस स्टेशन है। और पुलिस कितनी जिला है? कितने जिले में पुलिस है? 44 जिला में 853 पुलिस स्टेशन है, जिसमें से 813 सिविल पुलिस स्टेशन है और 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है। तो ये हमने प्रशासनिक जानकारी भी ले लिया बिहार की। अब लोक सत्ता संबंधी बात करते हैं। लोकसभा सदस्य हैं बिहार में 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं बिहार में 6। कहाँ कहाँ पे? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम में। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हैं। कितनी हैं? 6 हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं 16। लोकसभा के 40, राज्यसभा के 16। विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है बिहार का। बिहार में कैसा विधानमंडल है? द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के। विधानसभा के सदस्य हैं 243, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है कितना? 38 है। विधानसभा के सदस्य हैं 243, लोकसभा सदस्य हैं 40, राज्यसभा सदस्य हैं 16 और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है 38। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 38 से जनजाति के लिए 2 है। कहाँ कहाँ पे? कटोरिया और मनिहारी में। कटोरिया और मनिहारी में। विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 75 सदस्य हैं। विधानसभा के, लोकसभा के 40 आपने पढ़ा। राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 16 सदस्य हैं। विधानसभा के सदस्य हैं 253 और विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 75 सदस्य हैं। जिला परिषद कितने हैं बिहार में? 38 है। पंचायत समिति कितनी है? 534 है। ग्राम पंचायत कितने हैं? 8,474। क्योंकि वहाँ पे ग्राम पंचायत चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो बिहार में ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा कितना है? 8,474 है। ग्राम पंचायत सदस्य कितने हैं? तो 1,15,876 ग्राम पंचायत सदस्य हैं और ग्राम पंचायत सचिव हैं 3,701। पंचायत समिति है 534, ग्राम पंचायत है 8,474, ग्राम पंचायत में सदस्य हैं 1,15,876 और ग्राम पंचायत में सचिव हैं 3,701। ग्राम कचहरी में कितने सदस्य हैं? 1,15,876। जितना कि ग्राम पंचायत में सदस्य हैं उतने ही ग्राम कचहरी में भी सदस्य हैं। पंचायत समिति में कितने सदस्य हैं? 11,566। जिला परिषद में कितने सदस्य हैं? 1162। न्याय मित्र कितने हैं बिहार में? 8,463। 8,463 न्याय मित्र है और 8,474 ग्राम पंचायत है। ग्राम कचहरी के सचिव कितने हैं? ग्राम कचहरी में कितने सचिव हैं? सदस्य तो 1,15,876 है, सचिव कितने हैं? तो 7,474 है। प्रखंड पंचायती राज में अधिकारी कितने हैं? प्रखंड पंचायती राज अधिकारी हैं बिहार में 528 है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। नगर निगमों की संख्या है बिहार में टोटल 13 नगर निगम है।
पटना में, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा और सासाराम। सारे पटना के उधर में जो भी हैं सारे नगर निगम हैं। कितने नगर परिषद हैं बिहार में? 46 नगर परिषद है बिहार में। और नगर पंचायत है 84। नगर परिषद 46, नगर पंचायतों की संख्या है 84। तो ये हमने जाना लोक सत्ता संबंधी बातें। अब हम भूमि संबंधी विवरण जानेंगे बिहार का 2018-19 में के अनुसार ही जो आकलन हुए हैं। तो ये आपके जो हैं वो 1000 प्रति हेक्टेयर में है। भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार का पूरा 94,163 वर्ग किलोमीटर में भौगोलिक क्षेत्र है बिहार का। वन है 621.64 हज़ार प्रति हेक्टेयर। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 6.64% है वन। बंजर और जो अकृष्य भूमि है बिहार में, जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, जो अकृष्य भूमि और बंजर भूमि है, वो आपके 431.72 हज़ार प्रति हेक्टेयर है। परसेंटेज में पूछा जाए तो 4.61% बंजर एवं अकृष्य भूमि है। कृषितर उपयोगी वाली जो भूमि है कृषि के लिए, वो आपका 1718.56 प्रति हेक्टेयर है, हज़ार प्रति हेक्टेयर है। कितना? 1718.56 हज़ार प्रति हेक्टेयर कृषितर उपयोग वाली भूमि है, यानी 18.36%। बिहार का भूमि क्षेत्र कितना है? 1366.92 हज़ार प्रति हेक्टेयर है, यानी 14.6%। बिहार का जो जल क्षेत्र वाला एरिया है वो है 352.64 हज़ार प्रति हेक्टेयर, यानी कि 3.8%। कृषि उसर जो भूमि है बिहार में वो 43.85 हज़ार प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 0.5% कृषि उसर भूमि है। स्थायी चारागाह वाला जो एरिया है वो आपका 14.98 हज़ार प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 0.2% है। ज़्यादा आपको ये डेटा परसेंटेज में ही याद रखने की ज़्यादा ज़रूरी है। जो बागानी भूमि है वो 2.7% है बिहार का, जो बागानी भूमि है, बागान में जो फसलें होती हैं, यानी कि 248.49 हज़ार प्रति हेक्टेयर। परती जो भूमि है, वर्तमान परती को छोड़ करके जो परती वाली भूमि है वो 118.37 हज़ार प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 1.3%। वर्तमान जो परती है, ये तो परती भूमि पहले वाली 118 कुछ है। वर्तमान जो परती है वो है 994.81 हज़ार प्रति हेक्टेयर, यानी कि 10.6%। कुल अकृष्य जो भूमि है वो 4192.41 हज़ार प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 44.48%। निवल बुआई वाला जो क्षेत्र है वो 5168.15 हज़ार प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 55.2%। और जो सकल बुआई वाला क्षेत्र है, निगल सकल तो आप जानते ही हैं, सकल बुआई वाला जो क्षेत्र है वो 7406.38 हज़ार प्रति हेक्टेयर में है। फसल सघनता कहाँ पे कितना है? बिहार में जो फसल सघनता है वो 1.43 है। तो ये जो था वो बिहार संबंधी भूमि विवरण हमने जाना। आगे हम जानेंगे बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले जिले कितने हैं बिहार में। जो बहुमूल्य हैं, सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र वाला, ज़्यादा चीज़ें होती हैं। चावल तो सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? रोहतास में, औरंगाबाद और कैमूर में होता है कृषि। गेहूँ रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर में। मक्का कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया में। दलहन पटना, औरंगाबाद और नालंदा में। बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले ज़िले हैं। चावल सबसे ज़्यादा जो जिस ज़िले में होता है वो रोहतास में, औरंगाबाद और कैमूर में। गेहूं सबसे ज़्यादा कृषि होती है रोहतास, पूर्व चंपारण और बक्सर में। मक्का कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया में। दलहन पटना, औरंगाबाद और नालंदा में। गेहूं और चावल दोनों का ही जो बहुमूल्य कृषि क्षेत्र है वो रोहतास में है। ठीक है, रोहतास और रोहतास नहीं, रोहतास में ही है। चावल और गेहूं दोनों ही इस ज़िले में होती हैं, दोनों ही इस ज़िले में कृषि यहाँ पे होती है अच्छी खासी।
इसके बाद 2019-20 में मुख्य फसलों का जो उत्पादन रहा है 1000 टन में, वो हम देखेंगे। कुल अनाज का उत्पादन कितना हुआ है, कितने 1000 टन में, तो आपके 16,045.46 टन में हुआ है कुल अनाज, जिसमें से कुल चावल आपके 6,952.52 हज़ार टन में, गेहूं 5,579.35 हज़ार टन में, कुल मक्का 3,495.40 हज़ार टन में, कुल मोटे अनाज 3,513.60 हज़ार टन में हुए हैं। कुल दलहन आपके 334.42 हज़ार टन में। कुल रबी दलहन का जो उत्पादन हुआ है वो 314.69 हज़ार टन में हुए हैं। कुल तिलहन उत्पादन 124.73 हज़ार टन में हुए हैं। कुल रेशेदार जो फसलें हैं वो 802 हज़ार टन में हुआ है। इसमें ईख जो है 13,578.83 लाख टन में उत्पादन ईख का हुआ है। गन्ना सब्जियों का उत्पादन 160.46 लाख टन में, और फल जो है वो 42.42 लाख टन में उत्पादन हुआ है। तो ये जो है आपका जो उत्पादन हुआ है जिन फसलों का वो है। अब सिंचाई के बारे में हम जानेंगे। बिहार में जो सिंचित क्षेत्र हैं वो राज्य का 57% कुल कृषि क्षेत्र ही सिंचित हैं। कितना? 57% ही हैं कृषि सिंचित क्षेत्र, जिसमें से कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग है नलकूपों से, कुओं से 63%, नलकूप और कुएं से जो कृषि होती है वो 63% कृषि यहाँ से होती है, और नहर से 30% होता है। तालाब और अन्य साधनों के जरिए जो कृषि की जाती है वो 7% की जाती है। अब जलवायु एवं मौसम संबंधी हम जानकारी लेंगे। जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है बिहार की। मानसून का जो प्रवेश होता है वो 9-10 जून को होता है। औसत वर्षा जो होती है बिहार में वो 1094.4 मिलीमीटर में होती है। वर्षा का जो स्रोत होता है बिहार का, किस तरीके से वर्षा होती है, तो वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का? सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा अरवल में होता है। सर्वाधिक जो गर्म जिला है वो गया है, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र है बिहार में पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदान, दक्षिण पश्चिम का मैदान, ये कृषि जलवायु क्षेत्र है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान है भागलपुर। सबसे ज़्यादा औसत आर्द्रता होती है भागलपुर में। सड़क संबंधी जो आकलन 2020 है उसके अनुसार हम देखेंगे कि क्या सड़कों की जानकारी है। तो सड़कों की जो लंबाई है बिहार की वो 1,20,958.39 किलोमीटर में है। राष्ट्रीय उच्च पथ है बिहार में 5,475.05 किलोमीटर में। राज्य उच्च पथ है, राष्ट्रीय उच्च पथ तो 5,000 कुछ है, राज्य उच्च पथ जो है उच्च पथ वो 3,713.53 किलोमीटर में है। मुख्य जिला पथ है बिहार में 14,886.36 किलोमीटर में, और ग्रामीण पथ है 96,853 किलोमीटर में। शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो बिहार में टोटल 33 विश्वविद्यालय हैं, शोध संस्थान 15 हैं, महाविद्यालय 879 हैं, शिक्षा अथवा अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र है 60, अभियंत्रण अथवा तकनीकी महाविद्यालय है 38, टेक्निकल। चिकित्सा महाविद्यालय है 17, जिसमें से 11 सरकारी है और 6 निजी है। पॉलिटेक्निक विभाग है, कितना संस्थान है? 54। अब हम विविध तथ्य जान लेते हैं बिहार के। समुद्र तट से बिहार की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर में समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर में। फिट की बात करें तो 173 फिट में है ऊंचाई समुद्र तट से बिहार की। राज्य से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राज्य मार्ग है 40।
मिट्टी बिहार की कौन कौन से, बिहार में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? तो अवशिष्ट मिट्टी है, प्रवाही मिट्टी है। प्रवाही मिट्टी राज्य में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसल बिहार में धान, गेहूँ, चना, मक्का, ईख आदि हैं। बिहार की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान है, गेहूँ है, मक्का है, चना है, ईख है। भाषाएं बिहार में कौन कौन सी बोली जाती हैं? हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, उर्दू तथा अंगिका बोली जाती हैं। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना बिहार में। प्रमुख रेलवे जंक्शन कहाँ कहाँ पे है बिहार में? पटना, हाजीपुर, आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर और मानसी में है। प्रमुख रेलवे क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूर्वीय रेलवे क्षेत्र है, पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र है, पूर्वीय रेलवे क्षेत्र है, उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे हैं। हवाई अड्डा कहाँ कहाँ पे है बिहार में? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रक्सौल में है। सैनिक हवाई अड्डा है बिहटा में और मुजफ्फरपुर में। जल परिवहन बिहार का है 800 किलोमीटर में। लंबा आंतरिक परिवहन मार्ग है बिहार में। जल प्रमुख परिवहन सेवा बराही घाट में है, महादेव घाट से है, रेलवे स्टीमर सेवा से है और कहलगांव का ढागोला से है। इसके साथ ही जो जल परिवहन है वो तो आपकी 800 किलोमीटर लंबा है और जो आंतरिक परिवहन है उसका प्रमुख मार्ग है। जल प्रमुख परिवहन है कौन कौन से? आपने जाना, महादेव घाट है, रेलवे स्टीमर है सेवा और कहलगांव नहीं, कहलगांव का है, ठीक है। और इसके साथ ही LTC सर्विस है, मनिहारी से साहेबगंज है जो कि झारखंड में है, और LTC सेवा आदि, ये सारे। महापर्व है बिहार का छठ। राजकीय मेघा दिवस बिहार में होती है 3 दिसंबर को। डॉल्फिन दिवस मनाई जाती है 5 अक्टूबर को। सर्वोच्च शिखर है बिहार का सोमेश्वर, जिसकी ऊंचाई है कितना है? 874 मीटर। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। प्रमुख धार्मिक स्थान है बिहार में बोध गया, पावापुरी, पटना साहिब, ठीक है, पटना साहिब, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ आदि। प्रमुख नदियां हैं बिहार में कौन कौन सी? गंगा है, पुनपुन है, फल्गुन है, सोन, कर्मनासा, दुर्गावती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरयू, महानंदा, सकरी, पंचाने आदि बिहार की प्रमुख नदियां हैं। मुख्य दोआब है बिहार में घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। गंगा नदी का बिहार में किस तरीके से प्रवेश होता है? तो भोजपुर जिला में प्रवेश है। जलप्रपात है बिहार में रोहतास के दुर्गावती में, नवादा के ककोलत में है, सुखलदरी में जलप्रपात है, तमासीन जलप्रपात है और धुआं कुंड जलप्रपात आदि। गर्म जल के झरने व कुंड हैं सप्तधारा, सतधरवा झरना, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और ऋषिकुंड आदि। ये सारे गर्म जल कुंड और झरने हैं, गर्म जल के झरने और कुंड हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं बिहार में गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। 2 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी? गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं बरौनी ताप विद्युत परियोजना, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत है, कहलगांव ताप विद्युत है और बाढ़ विद्युत परियोजना है और ये प्रस्तावित है बाढ़ विद्युत। प्रमुख पहाड़ियाँ हैं बिहार में राजगीर और गिरियक की पहाड़ी, वीर पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ियाँ, रामनगर दुनकी पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, रामशिला, प्रेतशिला, गिरहिंडा, पार्वती, जमालपुर, खड़गपुर पहाड़ी आदि। वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास हुआ है बिहार में 1960 में। अब जानिए कि बिहार में कौन कौन सी लोक नृत्य होती हैं। खोलडिण, झरनी, करिया, झूमर, कटफोड़वा, लौंडा, विद्यापति, धोबिया, जोगिड़ा, पवड़िया, झिझिया आदि बिहार की प्रमुख लोक नृत्य हैं। लोकगीत कौन कौन सी है बिहार की? निर्गुण है, निर्गुआ, मटियाली, बेहुलन, सोहर,
लोड़कीन, पर्व, संस्कार, बिरहा, सोमानिका, चैता, कजरी, कोहबा, चतुर्मासा, झूमर, ऋतु, मंत्र, लीला, हिडौला, महेशवाड़ी, वटमनी, जतसार, समदओन आदि ये बिहार की प्रमुख लोकगीत है। आप सोचेंगे एक बार में याद करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, आपको कई बार इसको पढ़ना होगा। प्रमुख राग है बिहार में फाग, चैता, नचारी और लगनी। 4 राग होते हैं बिहार के प्रमुख। कौन कौन से? फाग, चैता, नचारी और लगनी। प्रमुख चित्रकला शैली है बिहार में पटना कलम, मंजूषा, थंका, सांची और मधुबनी। राष्ट्रीय पार्क है बिहार में एक। कौन सा? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख अभयारण्य है बिहार में कहाँ कहाँ पे? राजगीर, भीम बांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, गौतम बुद्ध, परमान डॉल्फिन और कैमूर और उदयपुर में। प्रमुख पक्षी विहार है बिहार में गोगाबिल में, कांवर झील, नकटी, सरियामन पक्षी विहार, सुहियान, कुशेश्वर स्थान, बक्सर पक्षी विहार आदि। प्रमुख जैविक उद्यान हैं बिहार में कौन कौन सी? संजय गांधी जैविक उद्यान और हरिया-बारा हिरण पार्क। संजय गांधी जैविक उद्यान और हरिया-बारा हिरण पार्क जो है ये प्रमुख जैविक उद्यान है बिहार की। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी बिहार में है? थारू जनजाति है, संथाल जनजाति है, खोंड जनजाति है और बेदिया, मुंडा और गोंड जनजाति है बिहार में। अब बिहार के महत्व के बारे में जानेंगे। बिहार राज्य गौतम बुद्ध और 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की तप स्थली और प्रवृत्तियों की केंद्रीय स्थली रही है। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थकर वसुपूज्य, 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ, 20वें तीर्थकर सुवतनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर की जन्म स्थली एवं तप स्थली रही है। बिहार के माध्यम से बौद्ध एवं जैन धर्म दर्शन विश्व के कोने कोने में पहुंची। बौद्धकालीन बिहार में अविद्यानाश के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तिलागढ़, जगदल, फुलहरी, लौरिया नंदनगढ़, सोमपुरी, तिलधक, वज्रसन, चेचर श्वेतपुर में, रामपुरवा, मुंगेरी मुंगेर में है मुंगेरी और पाटलिपुत्र, राजगृह, कुसुमपुरी, कोटीग्राम, चंपा, हाजीपुर का उल्का चेक, उरुवेल, अम्बलटिका, गोरखगिरी, बराबर गुफा की गोरखगिरी, बख्तियारपुर का बुद्धपुर आदि में महाविहार व विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। यहाँ पे संस्थागार, पुस्तकालय तथा शोध संस्थान भी स्थापित थे। मगध, वैशाली, विदेह, अंग, तिरहुत में शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए अनेक संग्राम यानी संस्थागार स्थापित थे। तत्कालीन बिहार में विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बिहार का ऐतिहासिक अतीत अत्यंत प्राचीन और उतना ही गौरवशाली रही है। प्राचीन काल से लेकर के अब तक अनेकानेक व्यक्तित्व बिहार में हुए हैं और इसके साथ ही आपकी बिहार की पूरी जानकारी आपको अब तक ऑलमोस्ट हो गई होगी इतिहास भूगोल को छोड़ कर के। जो ढांचा है, जिस तरीके से इसका नामकरण हुआ, सारी चीज़ें, और इसके साथ ही ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बिहार की इतिहास को कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।